भारत के संविधान की गौरवशाली यात्रा आज 75 वर्ष पूरे कर चुकी है। यह यात्रा महज घटनाओं की एक शोभा यात्रा भर नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के समृद्ध और सशक्त होने का एक सुंदर गुलदस्ता है। 75 वर्ष की यह यात्रा इसलिए भी हमारी महान थाती है कि जब हमने लोकतंत्र की तरफ, गणतंत्र की तरफ पहला कदम बढ़ाया तो खुद के समृद्ध गणतंत्र का दंभ भरने वाले देशों ने हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखा और दावा किया कि अशिक्षित भारत की जनता गणतांत्रिक मूल्यों के साथ अधिक समय तक कदमताल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा में भारत की जनता ने साबित किया है कि हमारे गणतांत्रिक और संवैधानिक आदर्श न केवल मजबूत हैं, बल्कि हम आज एक ऐसे मजबूत संवैधानिक ढांचे का निर्माण कर चुके हैं जिसे आपातकाल जैसे मजबूत प्रहार से भी नहीं हिलाया जा सकता। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा के बाद हमको यह मूल्यांकन और विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि राजस्थान जैसे प्रदेश का संविधान और गणतंत्र के निर्माण में क्या योगदान था। यह एक नई बहस है कि जिस प्रदेश की लगभग पूरी आबादी सामंती शासकों में अपनी निष्ठा व्यक्त करती थी, उस प्रदेश ने संविधान और गणतंत्र के निर्माण में अपनी आहुति किस प्रकार दी। यह विडंबना ही कही जा सकती है कि जिस प्रदेश ने सर्वप्रथम संवैधानिक मूल्यों को अंगीकार करने में रुचि दिखाई, उस प्रदेश के योगदान को ही संविधान निर्माण में सबसे कम आंका गया है। आखिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि राजस्थान से अलग अलग समय पर 21 लोगों ने संविधान सभा में इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन विभिन्न किताबों और स्रोतों में सिर्फ 12 लोगों का ही उल्लेख देखने को मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी राजस्थान से संविधान निर्माण में योगदान देने वाले सिर्फ 12 लोगों का ही उल्लेख किया गया है। यह जानकारी का अभाव है अथवा राजस्थान के प्रति उदासीनता, लेकिन उन लोगों के साथ यह भारी अन्याय है जिनका उल्लेख इस महान कार्य में नहीं किया गया है। संविधान निर्माण में राजस्थान के योगदान को रेखांकित करने से पहले इस बात पर भी चर्चा करना समीचीन होगा कि देश में संविधान सभा 1946 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन राजस्थान में उससे पहले ही संवैधानिक विचारों की कौपलें फूट पड़ी थी। जब राजस्थान में संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने शुरू किए तो इस विषय पर ना तो बहुत अधिक बहस हुई, ना किसी विवाद की स्थिति ने जन्म लिया। यहाँ के शासकों और प्रजामंडलों ने आम सहमति से खुद के प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे। देश को आजादी मिलने से पहले ही यहाँ के शासकों को यह बात भली भांति समझ आ चुकी थी कि बहुत जल्दी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म होने वाला है, और इस विचार को अंगीकार करते हुए आजादी से पहले ही यहाँ बड़े स्तर पर संवैधानिक सुधार हुए। नई लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था का स्वागत करने के लिए राजस्थान पहले से ही तैयार था। इस विचार की पहली अभिव्यक्ति बीकानेर के प्रजावत्सल राजा महाराजा गंगा सिंह के रोम नोट से प्रकट हुई है। 1917 में जब महाराजा गंगा सिंह युद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे तो 15 मई 1917 को लौटते वक्त रोम से उन्होंने भारत के सचिव को एक पत्र भेजा जिसे रोम नोट कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह के इस रोम नोट में स्पष्ट शब्दों में स्वराज प्रदान किए जाने की मांग थी। महाराजा गंगा सिंह की ऐसी ही भावना की अभिव्यक्ति 1937 में जोधपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को लिखे एक पत्र में भी प्रकट होती है। यह पत्र उन्होंने डोनाल्ड फील्ड को तब लिखा जब प्रजामंडल आंदोलन के नेता जयनारायण व्यास को जोधपुर से निर्वासित कर दिया गया और व्यास बंबई जाकर बॉलीवुड में काम तलाशने लगे। महाराजा गंगा सिंह ने डोनाल्ड फील्ड को लिखा कि मुझे मालूम है जयनारायण व्यास मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे विरोधी खेमे के लोग भी आगे आए और जब हम हटें तो ऐसे ही लोक शासन की बागडोर संभाले। महाराजा गंगा सिंह के इस पत्र में साफ संकेत दिया है कि बहुत जल्दी देश में नई व्यवस्था आने वाली है, इसलिए वे चाहते हैं कि जयनारायण व्यास का मारवाड़ से न केवल निर्वासन रद्द किया जाए बल्कि उन्हें वहां राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी सहूलियत दी जाए। सिर्फ बीकानेरी नहीं बल्कि जोधपुर के शासकों ने भी गणतांत्रिक व्यवस्था की आहट को पहले से ही महसूस कर लिया था और इस हेतु सकारात्मक रवैया अपनाया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय व्यवस्था की स्थापना की जानी थी। तभी नवंबर 1936 में जोधपुर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए वायसराय का एक प्रतिनिधि मंडल महाराजा उम्मेद सिंह से मिलने जोधपुर आया। महाराजा ने जोधपुर को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए तनिक भी झिझक नहीं दिखाई, बल्कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को रात्रि भोज के समय कहा कि जोधपुर में तो अधिकतर विभाग पहले से ही संगित हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संघ की योजना को स्थगित कर दिया, लेकिन यह घटना इस बात की बानगी है कि जोधपुर की जनता और शासक भी एक भारत संघ के सपने को आजादी से दशक भर पहले साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। जयपुर, कोटा, अलवर सहित राजस्थान की बाकी रियासतों का भी यही रुख था और इन रियासतों में वहां के शासक और प्रजा मंडलों के सहयोग से उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा चुकी थी।
यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि शाहपुरा राजस्थान की पहली ऐसी रियासत थी जहां सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ एक और बड़ी घटना का उल्लेख कर लेना जरूरी है। जानकारी के अभाव में यह तथ्य अक्सर लोगों के ध्यान में नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि संविधान निर्माण की मांग को लेकर सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में आवाज उठाई थी, लेकिन इससे पहले ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ठीक बाद राजस्थान में संविधान का एक प्रारूप भी तैयार हो चुका था। दरअसल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय का ध्यान इस तरफ गया कि अगर देश को आजादी मिल गई तो भारतीयों का संविधान कैसा होगा। इस विचार को साकार करते हुए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक दल को यह काम दिया। उस समय महाराजा गंगा सिंह के निजी सचिव जसवंत सिंह तंवर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह के साथ शामिल हुए थे। जसवंत सिंह तंवर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कानून के छात्र भी थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू के छात्रों के उस दल को जसवंत सिंह तंवर के नेतृत्व में संविधान का प्रारूप बनाने के लिए बीकानेर भेजा। बीएचयू के इन्हीं छात्रों के साथ मिलकर जसवंत सिंह तंवर ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप बीकानेर में बैठकर बनाया। जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो जसवंत सिंह तंवर ने वहां बीकानेर की तरफ से राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान निर्माण की दिशा में एक और बड़ी घटना 1940 में उदयपुर में हुई। महाराणा भोपाल सिंह ने संविधान निर्माण की जरूरत को समझते हुए एक विलक्षण प्रतिभा के एम मुंशी को उदयपुर रियासत में संविधान तैयार करने के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। के एम मुंशी उस वक्त कानून के सबसे विख्यात जानकार थे। भारत की संविधान सभा में वे बॉम्बे स्टेट से निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन इससे पहले राजस्थान में बतौर संवैधानिक सलाहकार उनकी सेवाएं उल्लेखनीय थी। के एम मुंशी भारतीय संविधान सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे तथा हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हेतु उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनके प्रशंसक थे। के एम मुंशी ने संविधान सभा का सदस्य रहते हुए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मसौदा समिति के सदस्य थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों की प्रमुखता से पैरवी की थी और आज हमारे मौलिक अधिकार जिस स्वरूप में हैं उसकी ड्राफ्टिंग करने वाले भी के एम मुंशी थे। वे संविधान सभा में कुल 16 समितियों के सदस्य थे। कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले के एम मुंशी नेहरू से मतभेद के कारण 1959 में कांग्रेस से अलग हो गए और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के साथ स्वतंत्र पार्टी के सदस्य बन गए। बाद में वे भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। उल्लेखनीय है कि के एम मुंशी ने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में अध्यक्षता की थी। मुंशी संविधान सभा के उन लोगों के नेता भी थे जो अलग पाकिस्तान निर्माण का विरोध कर रहे थे। हालांकि यह बात सच है कि जब वास्तविक संविधान सभा अस्तित्व में आई तो राजस्थान से निर्वाचित होकर गए अधिकतर सदस्यों ने बहुत कम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की और सकारात्मक उदासीनता का रवैया अपनाया। लेकिन राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग सभी सदस्यों ने भारत की जनता के पक्ष में होने वाली प्रत्येक बहस को अपना समर्थन दिया। भरतपुर के प्रतिनिधि राज बहादुर राजस्थान से संविधान सभा में सबसे अधिक बोलने वाले सदस्य थे। वे बेगार प्रथा के बड़े आलोचक थे और संविधान सभा में भी उन्होंने बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए मजबूती से बहस में हिस्सा लिया। राजस्थान के लिए संविधान सभा में सबसे बड़ा सवाल सिरोही को राजस्थान में शामिल करने का था। इस मुद्दे पर लगभग सभी सदस्य मांग कर चुके थे। खुद सिरोही से संविधान सभा के सदस्य गोकुल भाई भट्ट भी सिरोही को राजस्थान में मिलाए जाने के समर्थक थे। यही एक मुद्दा था जिस पर सभी सदस्य एक राय थे और अंततः राज्यों के पुनर्गठन के दौरान इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण और बहस मुद्दों तक सीमित नहीं है। शेखावाटी के विख्यात चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी संविधान को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए अपनी बेहतरीन चित्रकारी से संविधान को सजाया। गौरतलब है कि संविधान के लिए चित्र बनाने का काम शांति निकेतन के नंदलाल बसु ने किया। उन्हीं के शिष्य कृपाल सिंह शेखावत ने इस काम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आज संविधान की 75 बरस की यात्रा के बाद कुछ ऐसे अनसुने नाम हैं जिन्होंने राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में भाग तो लिया, लेकिन जानकारी के अभाव में उन पर समाज में किसी भी तरह की चर्चा नहीं होती। डूंगरपुर के नगेंद्र सिंह, सरदार के एम पन्नीकर, मानदाता सिंह, वीटी कृष्णाचारी, एन.बी. खरे, रामचंद्र उपाध्याय जैसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आज हमें इनके भी उल्लेखनीय योगदान को स्मरण रखने की आवश्यकता है। यहाँ एक और बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए
कि राजस्थान के जोधपुर के एक बहुत बड़े कानूनविद हुए हैं लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी आजाद भारत के ऐसे कानूनविद हुए हैं जिन्होंने आजीवन भारत के संविधान की सेवा की है, और इन्हीं का सुझाव था कि क्यों ना हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाएं। आज पूरा देश 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाता है। धन्यवाद।